हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे ईरान के द्वारा भारत पर हखमनी वंश के शासकों ने सबसे पहले है जो आक्रमण किया। आज हम लोग देखेंगे यूनान के द्वारा भारत पर आक्रमण चौथी शताब्दी में। तो कहा जाता है आपको उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली बन चुका था जिसका नाम था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य का है जो आपको उस समय कहा जाता है कि नंद वंश के शासक घनानंद शासक था, जो कि घनानंद है जो आपको शासक था, आपको नंद वंश के सबसे अंतिम शासक रहा था। इसका कहानी मौर्य वंश में हम लोग देखेंगे। तो कहा जाता है जिस समय मगध साम्राज्य में नंद वंश में शासक था घनानंद, और भारत के है जो आपको उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पर था आपको तक्षशिला, और तक्षशिला के है जो शासक था जिसका नाम था अंभी। तक्षशिला के शासक कौन था? अंभी। और तक्षशिला के है जो बगल में पंजाब वाला एरिया में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में, यहाँ पर था पौरव राष्ट्र, जो कि पौरव राष्ट्र और तक्षशिला के बीच में एक नदी बहती थी और उस नदी के नाम है झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम नदी। ये हो गया आपको झेलम नदी। क्लियर है तक? तो तक्षशिला और पौरव राष्ट्र के बीच झेलम नदी का प्रवाह था। पौरव राष्ट्र में उस समय कहा जाता है राजा था आपको पोरस। पौरव राष्ट्र के राजा कौन था? पोरस। और तक्षशिला का राजा अंभी। अब मगध साम्राज्य में नंद वंश के घनानंद, जो कि नंद वंश के साम्राज्य है जो आपको मगध से लेकर के फैला हुआ था सतलज नदी के है जो एरिया तक। एक बार यहाँ पर था आपको सतलज नदी के एरिया आपको पढ़ना है, जो कि ये हो गया सतलज नदी। क्लियर है यहाँ तक? तो जिस समय भारत में है जो तक्षशिला में अंभी और पौरव राष्ट्र में पोरस और मगध साम्राज्य में नंद वंश के शासक घनानंद भारत में चौथी शताब्दी में शासन कर रहे थे, उसी समय है जो आपको चौथी शताब्दी में भारत के पश्चिम में कहा जाता है कि यहाँ पर था आपको ईरान, जो कि ईरान में हखमनी वंश के शासक था। हखमनी, और हखमनी वंश के है जो अंतिम शासक रहा था जिसका नाम था दारा तीसरा, ये कहते हैं डेरियस तीसरा। क्लियर है तक? और ईरान के बगल में जो था आपको वो था आपको यूनान, और यूनान में एक है जो जगह पड़ता था जिसका नाम था मकदूनिया। और मकदूनिया के जो राजा था वो था फिलिप द्वितीय, और महारानी थी ओलंपिया। तो फिलिप द्वितीय और महारानी ओलंपिया का पुत्र का जन्म हुआ 356 BC में, और उस पुत्र का नाम था आपको सिकंदर, या इसी को कहते हैं अलेक्जेंडर। क्लियर है तक? तो सिकंदर का है जो आपको जन्म कब होता है आपको? तो 356 BC में जन्म होता है। कहाँ में? मकदूनिया क्षेत्र में। और सिकंदर बचपन से ही काफी है जो आपको चतुर था। ये है जो इनके गुरु, सिकंदर के गुरु कौन रहा था? तो अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। फिर अरस्तु के गुरु पूछेगा आपको तो प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात।
प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो सिकंदर है जो आपको बचपन से ही आपको अरस्तु से है जो विद्या प्राप्त कर लिया था, कई सारे अस्त्र शस्त्र में ये निपुण हो गया था। अरस्तु के कहने पर और माता ओलंपिया के कहने पर सिकंदर बचपन से ही विश्व विजेता बनने की है जो ख्वाब देखता था, सपना देखता था। तभी कहा जाता है आपको कि मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय की है जो हत्या करवा दिया सिकंदर और ओलंपिया ने मिल करके। मतलब ये दोनों है जो आपको सिकंदर और उसके माता है जो ओलंपिया, ये दोनों है जो आपको मिल करके फिलिप द्वितीय की हत्या करा दिया। क्योंकि फिलिप द्वितीय के कई सारी पत्नी थी, जो कि आपको फिलिप द्वितीय सिकंदर को शासक नहीं बनाना चाहता था, वह जो दूसरे पुत्र को है जो शासक बनाना चाहता था। इसी चलते सिकंदर और ओलंपिया ने मिल करके फिलिप द्वितीय की हत्या करवा दिया और हत्या कराने के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है। और सिकंदर मकदूनिया का शासक बन जाता है कब? तो 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक। और मकदूनिया का शासक बनता है आपको 336 बीसी में। जन्म कब होता है? 356 बीसी में। और शासक कब बना? 336 बीसी में, जो कि 20 वर्ष की आयु में है जो आपको शासक बन गया। 20 वर्ष की आयु में शासक बन गया मकदूनिया के शासक बनने के बाद सिकंदर है जो आपको पूरे विश्व विजय के लिए है जो एक मजबूत है जो सेना एकत्रित किया और 50,000 की फौज खड़ी किया। कितनी सेना? 50,000 की घोड़सवार एवं पैदल सेना है जो आपको खड़ी किया, जिससे है जो पूरी दुनिया की उस समय जो जानकारी था कि इतना दुनिया है, उसी के है जो बारे में कहता है आपको कि पूरे विश्व के जीत लिए थे। चलिए यहाँ तक तो कहा जाता है आपको कि मकदूनिया से अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। और सबसे पहले है जो आपको यूनान के क्षेत्र में छोटे छोटे जो आपको राजा थे, वो सभी को है जो पराजित करना शुरू कर दिया सिकंदर। और 336 से लेकर के 336 बीसी से 334 बीसी तक 2 वर्ष अपने यूनान क्षेत्र में छोटे छोटे है जो आपको साम्राज्य को, छोटे छोटे राजा को हरा दिया। और हराने के बाद यूनान का साम्राज्य बड़ा कर दिया। उसके बाद कहा जाता है आपको कि प्रथम बार है जो आपको इसने आक्रमण कर दिया कहाँ पर? ईरान पर। और ईरान के उस समय शासक कौन था? दारा तीसरा। और दारा तीसरा को है जो आपको पराजित कर दिया, जो कि उस समय में 4वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे बड़ा सम्राट था। वह ईरान का, जो कि आपको ईरान या इसी को कहता था फारस। और यहाँ के जो शासक था दारा तीसरा या एक कहते हैं डेरियस तीसरा, जो कि डेरियस तीसरा से है जो युद्ध किया। और सिकंदर में लगभग कहा जाता है कि 4 वर्ष के संघर्ष में ईरान को 3 युद्ध में पराजित कर दिया। तो कहा जाता है कि 334 बीसी से लेकर 330 बीसी तक वह ईरान के युद्ध में लगे रहा और ईरान के शासक दारा तीसरा को मार दिया। और मारने के बाद ईरान को अर्थात फारस को, हकमानी वंश के शासक को खत्म करके पूरा है जो जीत लिया। और ईरान जीतने के बाद कहा जाता है आपको सिकंदर है जो आगे सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था। ईरान के बाद है जो सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया ये सब जीतते हुए आगे है जो भारत की ओर है जो बढ़ रहा था काफी तेजी से। तो कहा जाता है आपको कि कई सारे है जो छोटे छोटे है जो साम्राज्य को और कई सारे है जो आपको शासकों को पराजित करके भारत में पहुंचा। और भारत में है जो आपको कहा जाता है कि सिकंदर खैबर दारा से होकर के तक्षशिला पहुंचा। कौन सा दारा से होकर के? खैबर दारा, जो कि खैबर दारा पड़ता है हिंदू कुश पर्वतमाला में। ये हो गया हिंदू कुश पर्वतमाला, जो कि अभी वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। इसी में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा से होकर के है जो आपको तक्षशिला है जो आक्रमण करने पहुंचा।
तो तक्षशिला के राजा अम्भी है जो आपको सिकंदर की भय से अधीनता स्वीकार कर लिया और सिकंदर तक्षशिला को मात्र भय के माध्यम से जीत लिया, क्योंकि उस समय के सबसे तेज तरार और सबसे शक्तिशाली सेना सिकंदर के ही पास था और सिकंदर के अधीनता स्वीकार कर लिया कौन? अम्भी तक्षशिला के। लेकिन कहा जाता है कि ठीक उसी समय तक्षशिला के हैं जो आपको महान गुरु रहते थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जान रहे थे कि भारत उस समय 16 महाजनपद एकजुट नहीं है, इसी चलते भारत को है जो बचाने के लिए सिकंदर से तक्षशिला से गुरु चाणक्य आए थे मगध में और मगध के शासक धानानंद से है जो आपको सहायता मांगे कि उस समय सबसे शक्तिशाली सम्राट था वो था मगध, क्योंकि मगध के है जो क्षेत्र में धानानंद के पास काफी सैन्य बल था। और सैन्य बल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि धानानंद के पास है जो 2 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक। उसके बाद कहा जाता है आपको कि 6000 हाथी का बल, हाथी सैनिक बल। और उसके बाद कहा जाता है 20,000 घुड़सवार बल था, घुड़सवार सैनिक बल। तो मगध के पास सर्वाधिक है जो सैन्य बल था और उस समय के सबसे है जो आपको बड़ा सम्राट था। तो धानानंद के पास है जो गुरु चाणक्य आए, चाणक्य है जो आपको धानानंद से है जो सहायता मांगे कि भारत के बचाने के लिए मगध को आगे आना चाहिए। लेकिन मगध के शासक धानानंद है जो चाणक्य से काफी है जो आपको घृणा करता था, क्योंकि चाणक्य नीति के तहत है जो आपको धानानंद एक शूद्र व्यक्ति था, एक है जो नापीनंद था। तो धानानंद क्षत्रियों के काफी है जो आपके विरोध में रहता था। तीसरे है जो आपको कहा कि मैं मगध के अलावा किसी को नहीं जानता और धानानंद है जो आपको चाणक्य को सहायता करने से मना कर दिया। अंत में चाणक्य को है जो धानानंद भरी सभा में से है जो शिखा धर के, शिखा मतलब कहा जाता है चोटी, शिखा धर के जो घसीटते हुए बाहर फेंकवा दिया। तब है जो आपको चाणक्य ने जो प्रण लेता है कि एक दिन नंद वंश को समूल है जो विनाश करवा दूंगा। और आगे चल दिए हैं जो चाणक्य मगध से जा रहे थे, कहाँ पे? तक्षशिला। मगध से तक्षशिला की ओर लौट रहे थे चाणक्य, तभी कहा जाता है आपको कि आज के मध्य प्रदेश वाले एरिया में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के क्षेत्रों में वहां पर एक बालक है जो आपको राजकिल्लम किला खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? राजकिल्लम किला खेल, राजकिल्लम किला खेल, जिसको आज हम लोग कहते हैं चोर सिपाही खेल। राजकिल्लम किला खेल जो कि आपको इसमें राजा की भूमिका है जो एक चंद्र नामक बालक है जो निभा रहा था। वो है जो आपको सिंहासन पर बैठा हुआ था किला में और चारों तरफ उसके मित्र है जो चोर सिपाही मंत्री ऐसा बने हुए थे। तो उस समय है जो कहा जाता है कि चंद्र नामक बालक है जो राजा की काफी बढ़िया भूमिका निभा रहा था राजकिल्लम किला खेल में। और ये सभी खेल देख करके है जो चंद्र के है जो आपको नीति काफी पसंद आया चाणक्य को, और चाणक्य को लगा कि ये चंद्र बालक आगे चल करके भारत का भविष्य बन सकता है। तभी है जो आपको चंद्र से है जो उसके माता पिता के बारे में पूछे, तो चंद्र है जो अपने माता के बारे में बताया जिसका नाम था मुर्रा। लेकिन कहा जाता है आपको कि चंद्र के है जो पिता के बारे में पूछे तो इसका आता पता नहीं था। तब है जो चंद्र है जो उस समय किसी का गुलाम हुआ करता था, तो चाणक्य है जो आपको चंद्र को उसके गुलाम से खरीद करके 1000 का सरपण में, कितने में? 1000 का सरपण में चंद्र को खरीदे थे। 1000 का सरपण जो कि उस समय का सरपण है जो आपको चलता था रुपया के रूप में। 1000 का सरपण में चंद्र को खरीद करके लेके चले आए कहाँ में? तक्षशिला। और तक्षशिला में ही आपको चाणक्य चंद्र को शिक्षा देने लगे युद्ध नीति का। और उस समय है जो कहा जाता है आपको कि सिकंदर की सेना काफी चतुर और काफी है जो युद्ध नीति में निपुण था। तो चंद्र को ले जाकर के सिकंदर की सेना में
कूटनीति के तहत चनक है जो आपको शामिल करवा दी, ताकि सिकंदर की है जो आपको पल पल की है जो खबर है जो मिलते रहे। उसी समय कहा जाता है आपको कि तक्षशिला में आए हुए था सिकंदर। अब तक्षशिला से आगे बढ़ने के लिए उसको झेलम नदी के पार कर कहाँ आया था, पौरव राष्ट्र। तो कहा जाता है तक्षशिला से ही एक पत्र भेजता है पौरव राष्ट्र के पास, उस समय राजा पुरस के पास, कि तुम भी अधीनता स्वीकार कर लो या तो युद्ध करो। तो पुरस जो कहा कि नहीं हम लड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो पोरस और सिकंदर के बीच कहा जाता है आपको एक प्राचीन काल में सबसे भव्य युद्ध होता है, जिसको कहते हैं हाइडे स्पीज नामक युद्ध। हाइडे स्पीज या इसी को कहते हैं विशस्ता का युद्ध, या इसी को कहते हैं झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था आपको 325 बीसी में सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर एवं पोरस के बीच। और सिकंदर एवं पोरस के बीच इस युद्ध में कहा जाता है आपको कि चाणक्य गुरु साथ दे रहे थे अपना पोरस को, जो कि पोरस है जो आपको सिकंदर से युद्ध किया, तो सिकंदर की सेना में भारी है जो आपको तबाही किया। क्योंकि सिकंदर के है जो आपको पास देखेंगे तो 50,000 उस समय सबसे खतरनाक सेना था, 50,000 सैन्य बल था, और पोरस के पास 20,000 सैन्य बल था। पोरस है जो आपको सिकंदर के साथ काफी है जो आपको बढ़िया नीति से जो युद्ध किया। और पोरस ने सिकंदर की घोड़ा के नाम पूछता है, तो सिकंदर की घोड़ा था आपको बुक्के फलाल घोड़ा को है जो आपको पोरस ने मार दिया था। तो कहा जाता है कि सिकंदर को हाइडेस्पीज या विशस्ता या झेलम के युद्ध में काफी हानि पहुंचा दिया। किसने? पोरस ने। और पोरस ने उसको घोड़ा को भी मार दिया। पोरस के युद्ध नीति को देखकर सिकंदर की सेना काफी है जो भयभीत हो गया कि एक छोटे से साम्राज्य के है जो आपको राजा इतना युद्ध नीति के तहत हम लोग को इतना तबाही कर सकता है, तो आगे तो और दिक्कत है। तो कहा जाता है आपको कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार, क्योंकि इतिहास के लेखक है हेरोडोटस और यूनान के थे, तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर है जो जीत गया था और पोरस हार गया था। क्लियर है। लेकिन कहा जाता है आपको कि सिकंदर की सेना पोरस को जब बंदी बना करके लाया, तो पोरस से पूछा गया, सिकंदर ने पूछा कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। तब है जो पोरस ने उसी के अंदाज में जवाब दिया कि जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ सुलूक करता है, वही सुलूक आप मेरे साथ करिए। और सिकंदर की बहादुरी के देख करके पोरस की बहादुरी के देख करके सिकंदर है जो आपको कहा कि आज तक तुम्हारे जैसा राजा नहीं देखे। और सिकंदर ने पोरस को साम्राज्य को लौटा दिया और उसको जीवित छोड़ दिया। कौन? सिकंदर ने। किसको? पोरस को। और पोरस के पूरा साम्राज्य लौटा दिया और दोनों दोस्त बन गया। ये यूनानी इतिहासकारों के अनुसार है जो वर्णन मिलता है। लेकिन भारतीयों को मानना है कि जो सिकंदर किसी भी आपको साम्राज्य या किसी भी है जो आपको जनपद में आक्रमण करता था, वहां के है जो आपको सभी जनता को, राजा को मार काट कर आग लगा देता था। तो जो सिकंदर पिछले 10 वर्ष में किसी को हराने के बाद जीवित नहीं छोड़ा, वो आखिरकार है जो पोरस को काहे जीवित छोड़ दिया। तो कहा जाता है आपको कि उस युद्ध में सिकंदर नहीं, पोरस अंतिम में जीता था। लेकिन यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर को महान बनाने के लिए उसने अपना है जो सिकंदर को है जो विश्व विजेता है जो घोषित करने के लिए जिता दिया आपको इतिहास में कि कौन जीता था? सिकंदर। लेकिन कहा जाता है कि उस युद्ध में अंततः पोरस ही जीता था। क्लियर यहाँ तक? खैर छोड़िए, जो है जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के बारे में देखेंगे। और इतिहास के अनुसार है जो सिकंदर जीता था, पोरस हार गया था। उसके बाद कहा जाता है आपको कि सिकंदर पोरस से है जो युद्ध करने के बाद इसने है जो आपको जीत लिया था, तो एक शहर बसाया था। और सिकंदर ने भारत में 2 प्रमुख शहर बसाया था आपको।
पंजाब वाला एरिया में। एक है आपको अपने घोड़े के नाम पर है जो बुके फलाल शहर बसाया था। पहला शहर था बुके फलाल शहर, जो अपने घोड़े के यादगार में बनाया था। और दूसरा है जो सिकंदर है, जो पोरस पर विजय पाने के उपरांत निकाया शहर बसाया था। निकाया, तो निकाया शहर और बुके फलाल शहर भारत में किसने बसाया था? सिकंदर ने। अब सिकंदर है जो आपको आगे की